देखो हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ कल देखे थे। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स का डेफिनेशन बता रहा है। सेकेंड लॉ किसको बता रहा है? फोर्स का डेफिनेशन। और फोर्स का डेफिनेशन अगर पूछेगा कि फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से आ रहा है तो बोलना कि न्यूटन का सेकेंड लॉ से जो है वो फोर्स ऑफ डेफिनेशन मतलब फोर्स का डेफिनेशन आ रहा है। फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पे। मोमेंटम मतलब संवेग पे। जैसे हमको इस वस्तु पे कितना बल लगाना है तो किस पे डिपेंड करेगा? कितना बल लगा रहे हैं वो तो डिपेंड करेगा। कैसे पता चलेगा कितना बल लगा रहे हैं? तो जितना भारी है इसको हम जितना ताकत उधर कर रहे हैं उससे ना पता चलेगा। अब पता चला कि हम इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं तो पता चलेगा क्या कितना बल लगा रहे हैं? और ये हिलेगा ही नहीं, पता चलेगा नहीं। तो बल लगाने का मतलब हिलना भी चाहिए, जगह चेंज होना भी चाहिए। हाँ, बल है वो, बल का डेफिनेशन है। इसी के बीच में एक चीज हो गया कि बल का यूनिट क्या होता है? तो होता है न्यूटन। क्या होता है? और न्यूटन में अगर हाँ डाइन। डाइन अभी यूनिट है वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 1 डाइन हाँ होना चाहिए, होगा इसमें। ठीक है ना, वो भी पढ़ेंगे। DYNE है ना। अगर पूछा जैसे पूछ लिया सर बताइए कि 1 किलो कितना होता है, ठीक है ना। तो अगर पूछ लिया कि 1 न्यूटन कितना होता है तो 1 जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास मतलब द्रव्यमान, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कितना? 1 kg हो। तो हम लोग अगर यहाँ पर फोर्स का फार्मूला पे इसको भर दें ma = 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर तो ये फार्मूला आ जाएगा कि 1 न्यूटन होता है। ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन समझ में आ गया? ठीक है। अब हाँ 1 kg और 1 न्यूटन पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कितना? पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। प्रूफ देखेंगे। प्रूफ किसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम का हम लोग क्या देखना? प्रूफ देखना। कैसे देखेंगे भाई प्रूफ? तो बता। पहले प्रूफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि पहला जो है लॉ, फर्स्ट लॉ स्टेट करता है, मतलब फर्स्ट लॉ बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स है 0। कितना है एक्सटर्नल फोर्स? 0। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम बाहरी बल जो है 0 लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? 0। तो वस्तु अपना स्थिति चेंज करेगा? नहीं। अरे फोर्स में जब 0 लगाएंगे तो वस्तु अपना स्थिति कैसे चेंज करेगा? तो पहला नियम तो वही कह रहा है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना स्थिति को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर क्या हो? बाहरी बल नहीं लगे। तो कब नहीं लगेगा? जब हम एक्सटर्नल फोर्स को 0 करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट पर जो बल लगा रहे हो कितना हो? 0 हो, तभी नहीं लगेगा। ठीक है। देन अ मूविंग बॉडी कीप्स मूविंग, तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 रखते हैं तो कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोई बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो मूव ही करते रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। जैसे ये सोचो ना, अपने से कब रुकेगा? हवा के फ्रिक्शन के कारण। हवा में भी तो कण होता है तो वो भी तो रोकने की कोशिश करता है। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? पृथ्वी पर अगर वो लुढ़क रहा है बॉल तो पृथ्वी भी तो उखड़ खाबड़ है ना, तो पृथ्वी भी तो रोकना उसको चाहेगा। अब डिपेंड करता है कि प्लेन सरफेस पर मूव कर रहा है या तो उखड़ खाबड़ पे, रफ पे। अगर घास वाला फील्ड है तो रुक जाएगा, अगर प्लेन है तो थोड़ा लेट से रुकेगा। समझ में आ रहा है ना बात? ये चीज है। तो इसमें हम लोग को ये देखना है। और मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा। और अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूअसली बी एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है कोई बॉडी तो क्या होगा? वो रेस्ट में रहेगा। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। तो इसीलिए सो जो फोर्स का फॉर्मूला है आपके सामने mv - u और बटा t, यही लिखते हैं ना। बाद में तो इसको चेंज करके लिखते हैं। हाँ, तो इन दिस केस अगर
हम लोग फोर्स को क्या कर लो, जीरो कर लो। क्या कर लो, जीरो। फोर्स जीरो क्यों कर रहे हैं पता है ना, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इसलिए हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, जीरो, मतलब फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम भी माइनस यू और बटा टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब उस टाइम को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, एम भी माइनस यू और बटा बराबर जीरो हो गया, टाइम तो गोल हो गया अब, है ना। अब फिर एम जो है मास गुना में, तो इधर भागम होगा, तो वो जीरो बटा एम, ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, भी माइनस यू बराबर जीरो। समझ में आ रहा है ना बात। अब देखो भी और यू जो है वो माइनस है बीच में, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा यू, प्लस में हो जाएगा यू। तो इस केस से आ गया भी बराबर क्या आ गया, यू। इसका मतलब है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों क्या है, कोई वस्तु मूव करते जा रहा तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसका प्रारंभिक वेग क्या। अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों अलग है तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रुकेगा वो। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग हाँ सेम सेम रहेगा, पता ही नहीं चल रहा है कि सेम है, किस तरह से सेम है वो। समझ में आ रहा है ना बात। अब इसी में पहला केस है, ये था पहला केस, ये क्या था, पहला, कि अगर जो है वस्तु का ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग क्या कर लिए, फोर्स जीरो कर लिए, तो उसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, मतलब फोर्स जीरो की है ना, तो ये हो गया। अब इसी में हम लोग को देखना है दूसरा केस, कौन सा केस देखेंगे, दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस क्या बोल रहा है, दूसरा केस क्या बोलेगा कि अगर हम u को जीरो कर दें, किसको जीरो कर दें, u को जीरो कर दें, तब क्या होता है। ठीक है ना, अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर हम u को जीरो कर रहे हैं, u को जीरो कर रहे हैं मतलब कि क्या, बॉडी शुरुआत में रेस्ट में है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि u बराबर v बराबर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्मूला है ना कि v माइनस यू बराबर तो जीरो था, तो इस केस से क्या आया था आपके पास, जीरो आया था ना। तो अगर यू बराबर जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, v बराबर यू बराबर जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये दूसरा नियम आ रहा है यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। चलिए, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई, कैसे हो रहा है वो देखो ना यहाँ पे, अगर u का मान है जीरो, इस केस में अगर यहाँ देखा जाए, इसको समझा देते हैं एक बार फिर से। इस केस में देखा जाए, अगर ये वाला लाइन को यहाँ लिखे हम, तो इसको लिखेंगे v बराबर u। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी बोल दिए कि u बराबर जीरो है बाबू, u बराबर क्या है, जीरो। तो u के जगह पे हम जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज से यहाँ तीन चीज आया कि u मतलब v बराबर u भी हो सकता है, और जीरो मतलब v एक बार जीरो भी बराबर हो सकता है, और u भी एक बार किसके बराबर हो सकता है, तो वहां से ये केस लिख रहे हैं। हाँ, तो जब u बराबर जीरो तो v बराबर भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये लाइन क्या बता रहा है पता है, कि वस्तु जो है वो रेस्ट में है। वस्तु किस में है, हाँ, ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट, ये रेस्ट में बता रहा है। इसी के साथ न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। पहला नियम क्या बोल रहा था कि ये बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, पहला नियम में ये बता रहा है वो रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा, रेस्ट में। समझ आ रहा है बात। दूसरा नियम ये बता रहा है, दूसरा नियम बता रहा है कि फोर्स का डेफिनेशन बता रहा है, F इज इक्वल टू एम ए, मतलब वस्तु की दिशा जो होगा वो बल का दिशा होगा। मतलब जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में क्या होगा, उसी दिशा में वस्तु मूव करेगा। ठीक है ना। अब इसी के साथ आता है न्यूटन थर्ड लॉ। क्या रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। इधर जगह है बचा हुआ, हाँ चलो यहाँ पे है बचा हुआ जगह, चलो देखते हैं इसमें। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड, ये बहुत ही अच्छा नियम है। कैसे ये अच्छा नियम, हाँ, एक्शन रिएक्शन, सबसे इजी और सबसे सस्ता। समझ रहे बात। ये क्या बोल रहा है,
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, क्या बोल रहा है? टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, कि अगर जितना बल से हम दीवार को मार रहे हैं तो उतना ही बल से उधर से भी वो बल लग रहा होता है। समझ रहे बात? अगर हम जितना गन चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, तो उतना ही पीछे भी धक्का मारता है। आप देखे होंगे ताइक्वांडो में कि जितना आप मुक्का अगर सामने लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप मार रहे हैं तो सिर्फ उसको ही चोट लगेगा, आपको भी लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना हाथ को क्या किया जाता है, मजबूत, ताकि मेरे को नहीं लगे। समझ रहे बात? अब कोई आदमी कोमल आदमी है, वो मारेगा सामने वाला के, सामने वाला मजबूत है, उसका हाथ क्या होगा, चमक जाएगा। है ना? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि जितना ताकत, जितना आप मोमेंटम लेके आ रहे हैं, जितना बल लगा रहे हैं, उतना ही मोमेंटम का कामना आप उधर से भी कीजिए, तब तो ठीक है। अगर आप तैयार नहीं है तो क्या होगा, उल्टा तुम्ही को नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है कि वॉकिंग जो है, हम लोग जो वॉकिंग कर रहे हैं, ये न्यूटन का तीसरा नियम के कारण ही वॉक कर पा रहे हैं। वॉक मतलब चलना टहलना। कैसे हम लोग वॉक कर रहे थे? रॉकेट में कैसे होता है? हाँ, बता रहे हैं, वो थर्ड लॉ के कारण ही रॉकेट भी ऊपर जा रहा है। हाँ, वो तो पता है हमको। समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या है कि पृथ्वी पे जितना बल के साथ हम धक्का दे के, हम मतलब इसको पीछे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, जमीन को हम पीछे धक्का दे के आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है कि हम लोग इक्वल एंड अपोजिट, मतलब जितना बल हम लगा रहे हैं उसी के उल्टा उधर से भी बल लग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट क्या है, रिएक्शन है। समझ में आ रहा है ना? ये चीज। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये बोल रहा है कि बोट जो है वो बैकवर्ड मूव करता है। कौन? बोट मूव, उतरते हैं तो पीछे हाँ, हैं। बैकवर्ड। नाव पे चढ़े हैं, हाँ, नाव पे क्या होता है? उतरते तो पीछे धक्का हो जाता है। हाँ, कि बोट तो चढ़े हैं, बोट में क्या होता है कि जिस स्पीड से आप उतरते हैं, बोट में कभी भी अगर उतरना हो ना तो नाव को किनारे लाया जाता है, और किनारे फिक्स करता है। नाव जो चलाता है वो पहले फिक्स कर देगा, उसको पकड़ के रखे रहेगा कि आप उतरिए। नहीं तो आप उतरे तो मुंह के बल गिरिएगा कहाँ, पानी में, या पत्थर पे मुंह पटकाएगा। समझ रहे बात? क्योंकि जिस हिसाब से आप उतरते हैं नाव से, तो पानी में तो फ्रिक्शन नहीं होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? आप आगे जा रहे हैं, नाव पीछे जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर जो है वो बोल रहा है गन रिक्वायरिंग। तो बाइक तुमसे ज्यादा भारी है ना। अब बोलेंगे सर नाव भी बहुत तो ज्यादा भारी है हमसे। बाबू बाइक तो जमीन को पकड़ के रखा है, नाव जमीन को पकड़ा है क्या? नहीं। गन क्या? भोजन से प्राप्त ऊर्जा का हम लोग शोषण करते हैं। इनमें से सभी उत्सर्जन भी करेंगे और सब होगा सब, और भी कुछ काम रहता तो वो भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम गन वाला जो बताया एग्जांपल समझ में आया कि अगर हम आगे लग रहा है गन से तो क्या पीछे क्यों, गन से जो बुलेट निकल रहा है उसका स्पीड कितना होता है, 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में 150 किलोमीटर। रांची तो ऐसे पहुंच जाएगा, गोली चलाएंगे, 1 घंटा से कम है, लेकिन उतना दूर जाएगा नहीं। समझा रहा है? बट उसका कुछ स्पीड होता है उस बीच में, है ना। चलिए,
चौथा नंबर क्या है एग्जाम्पल, अगर चौथा बात किया जाए तो हाँ रोविंग ऑफ बोट, रोविंग ऑफ बोट, ठीक है ना। बोट वाला एग्जाम्पल एक और आ गया, एक नाव चलाने वाला और एक नाव से उतरने वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ आ गया ये। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण। ये इस चैप्टर का, हाँ ये इस चैप्टर का लास्ट, देखो ये इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन जो इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन, वो देखना ध्यान से। डेफिनेशन हम लोग पेज को ही चेंज कर लेते हैं ना, ताकि हम लोग को इजीली समझ में आ जाए। चलिए तो क्या है कि when two or more body, when two or more body, बॉडी मतलब समझते हैं? स्कूल में पढ़ा रहे थे बॉडी, बॉडी मतलब समझता है तो ऐसे दिखाता है ये सर। मतलब पागल, बॉडी मतलब बॉडी दिखाना नहीं होता है, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। Where two or more bodies act upon one another, act upon one another, मतलब एक दूसरे पे कार्य कर रहे हो, एक दूसरे पे क्या कर रहे हो? कार्य। तो वन अदर, एक दूसरे पे, ठीक है। एन इससे पहले लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वो नहीं पढ़ रहे हैं। एन कहाँ, कोई और जब ऑब्जेक्ट दिखाना हो तब ना, एन एप्पल, यहाँ ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वन अनदर जब दूसरे पे काम करता है तब क्या होता है कि देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स, देयर टोटल, देखो फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं ना वो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ पृथ्वी पे आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो पूरा ब्रह्मांड में काम करेगा, वो पूरा यूनिवर्स पे काम करेगा। हाँ हो सकता है कि मंगल ग्रह पे कोई कुछ और फिजिक्स हो, समझ रहे बात। लेकिन ये, हाँ ये जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ये पूरा पृथ्वी है ये, और इसके ऊपर जो स्पेस है उसको लेके हम लोग पढ़ते हैं। हाँ अब देखो ना कि मान लो कि पृथ्वी पे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट में टक्कर हो जाए, एगो टूटेगा एगो सीधा रहेगा। जबकि यहाँ बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बोल रहा है कि मोमेंटम जो है दोनों का समान रहेगा तो कुछ नहीं नुकसान होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ हाँ अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है अगर चल रहे हैं, अगर वो दोनों आपस में टक्कर खाते हैं तो जितना शुरू में उसका वेलोसिटी रहता है तो उतना जब टक्कर खाने के बाद भी होता है तो उतना ही वेलोसिटी रहता है ना। बोल रहा है कि हम लिखें रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहा है कि जब दो बॉडी में क्या होता है, एक दूसरे पे वर्क कर रहा होता है, एक दूसरे पे क्या होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे पे वर्क करेगा तो उनका जो टोटल मोमेंटम है, उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब बदलेगा नहीं। कब तक नहीं बदलेगा? जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगे, जब तक कि बाहरी बल नहीं लगे, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स। देखिएगा क्या वो, इन दिस केस इनिशियल मोमेंटम
मोमेंटम और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम को मान लो कि हम लोग P1 मान लिए। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2। P1 इज इक्वल टू क्या हो गया P2 हो गया। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म आप लोग का। कुछ कुछ यहाँ डेरिवेशन दे रखा है, तो वो डेरिवेशन हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, है ना। तो चलिए इसको एंड कर देते हैं।